गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिगार्डिंग इनेट इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी का सेकंड एस्पेक्ट आता है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एज द नेम इंडिकेट, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। सो जो पहले इनेट इम्यूनिटी थी वो क्या था? वो एक ऐसी इम्यूनिटी थी जो बच्चा इनबॉर्न लेके आया हुआ था। जब पैदा हुआ था तो उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो एग्जिस्ट करते थे। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि वो इम्यूनिटी बच्चा जो है वो गेन करता है जैसे ही वो अलग अलग पैथोजन के कांटेक्ट में आता है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो मोर स्पेसिफिक होती है एज़ कम्पेयर टू इनेट इम्यूनिटी। अब क्या होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या इसकी टाइप्स है, वो हम बारी बारी करके पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ आल्सो नोन एज एडाप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। जैसे कि मैंने बोला, द इम्यूनिटी दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्स आफ्टर द बर्थ इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड और एडाप्टिव और स्पेसिफिक immunity. It is specific and mediated by antibodies or lymphocyte or both, which make the antigen harmless. So इस टाइप की इम्यूनिटी में क्या होता है, दो मेन कंपोनेंट है। एक एंटीबॉडी की सेल है, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। जहाँ इम्यूनिटी होगी बाय मीन ऑफ सेल्स, तो हम ऐसी इम्यूनिटी को बोलते हैं सेलुलर टाइप ऑफ इम्यूनिटी। या फिर दोनों की ही इन्वॉल्वमेंट होगी, बोथ एंटीबॉडीज और सेलुलर लेवल की इन्वॉल्वमेंट। इट इज़ नॉट ओनली द विक्टिम ऑफ द इन्फेक्टिशियस डिजीज बट आल्सो प्रिवेंट इट्स फर्दर अटैक इन फ्यूचर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल फाउंड बाय बी सेल एंड टी सेल। सो इस केस में मेमोरी सेल भी बन जाते हैं जो याद रखते हैं कि सेकेंड टाइप इन्फेक्शन होगी तो हमने बड़ी जल्दी उसे डील करना है। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी, कि ये जो इम्यूनिटी है इट हैज़ द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस फॉरेन मॉलिक्यूल्स। मतलब ये एक एक वायरस को अलग अलग तरीके से डील करता है। सो इसकी कैपेसिटी है कि ये डिफरेंशिएट कर सकता है। डाइवर्सिटी, इट रिकॉग्नाइज अ वास्ट वैरायटी ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल, दैट जो भी बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है उसकी जो मर्जी वैरायटी हो ये उसे रिकॉग्नाइज कर सकता है और डिफरेंशिएट कर सकता है ये पहले वाला या दूसरा है। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है इसकी एबिलिटी है ये डिफरेंशिएट कर सकता है कि कौन सा मेरी बॉडी को बिलोंग करता है और कौन सा मेरी बॉडी को बिलोंग नहीं करता। सो ये अहम इसके जो करेक्टरिस्टिक फीचर लिखे हैं। इसके अलावा मेमोरी, अब होता क्या है कि हमारे ये जो ब्लड सेल हैं, ये माइलाइट सेल और लिम्फाइड्स जो प्लाज्मा सेल है स्टेम सेल से, ये बोन मैरो से बनते हैं। आगे इनकी डिफरेंशिएशन हो जाती है। जो माइलाइट सेल है वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, मतलब डब्ल्यूबीसी कुछ खास कंपोनेंट तो ये वो बनाता है। बाकी जो लिम्फाइड सेल है वो मेनली बनाता है बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल। तो इन सबसे ऊपर ये है कि जब भी बी सेल और टी सेल एक्शन में आएंगे तो ये एक सेल पक्का बनाते हैं अपने साथ और उस सेल का नाम होता है मेमोरी सेल। एज द नेम इंडिकेट, ये वो वाला सेल होता है जो मेमोराइज करता है कि ऐसे टाइप के बैक्टीरिया और ऐसे टाइप के वायरस में मैंने किस तरीके से डील करना है, किस टाइप का मैंने एंटीबॉडी बनाना है, किस टाइप के मैंने वो टी सेल की डिफ्रेंशिएशन करवानी है। सो मेमोरी सेल का बेहद ज़्यादा अहम रोल है। अहम रोल क्यों है? क्योंकि जब पहली बार इन्फेक्शन होती है, प्राइमरी इन्फेक्शन हम बोलते हैं उसे, उस टाइम पे बी सेल और टी सेल टाइम लेते हैं धीरे धीरे अपनी आर्मी को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब वही इन्फेक्शन सेकंड टाइम पे आती है तो बी सेल और टी सेल एकदम से अटैक कर देते हैं और उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अब टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसकी टाइप क्या है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले एक्टिव क्या होता है? इन दिस इम्यूनिटी पर्सन ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। इट इज स्लो एंड टाइम टेकिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। इट इज लॉन्ग लास्टिंग एंड इज हार्मलेस। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन हु हैज रिकवर फ्रॉम एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स और मीजल मम्प डेवलप नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी।
दूसरी होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जिसमें हम क्या करते हैं कि वैक्सीन जो भी बच्चा है उसकी बॉडी के अंदर हम एंटीजन देते हैं जो कि न्यूट्रलाइज फॉर्म में होता है, उसे हार्म ना करे, उसे बोलते हैं वैक्सीन। तो हम वैक्सीन बच्चे के बॉडी में डालते हैं, उस वैक्सीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी के अंदर एक आर्मी तैयार हो जाती है। तो वो एक अनदर टाइप ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सो जैसे मैंने अभी बताया, एक बॉडी खुद एक्टिव इम्यूनिटी गेन करती है जब वायरस ने अटैक किया या बैक्टीरिया ने अटैक किया। एक हम बॉडी को इंड्यूस करते हैं कि तब तैयार हो जाओ, अगर नेक्स्ट टाइम ये आया तो तुम्हें कैसे इसे डील करना है। देन पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ए पर्सन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज पैसिव इम्यूनिटी। इट प्रोवाइड इमीडिएट रिलीफ, क्योंकि है ना बना बनाया जो एंटीबॉडी बंदे के अंदर इंजेक्ट कर दी हुई है और वो एकदम से ठीक हो जाता है उसमें। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी ये वो वाली होती है जहाँ पे क्या होता है कि बच्चा रेडीमेड इम्यूनिटी मदर से गेन करता है बाया प्लेसेंटा, जब बच्चा माँ के घर में होता है। और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो हम पैसिवली किसी पेशेंट को देते हैं बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। लेट्स से अगर किसी को स्नेक बाइट हो गया हुआ है तो हम क्या करते हैं कि उसे पैसिव इम्यूनिटी जो उसकी बॉडी में डायरेक्टली मतलब एंटीबॉडी डाल देते हैं जो उस स्नेक के वेनम को और पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सके। सो जो पैसिव इम्यूनिटी है जैसे मैंने अभी बताया दो टाइप की हैं फिर से। एक जो पैसिवली मदर से बच्चा एक्वायर कर लेता है व्हेन द बेबी लाई इन द बोब ऑफ द मदर। सेकेंडली हम एडमिनिस्टर करते हैं, मतलब उस पेशेंट के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वो डिजीज़ फ्री हो जाए। ये डायग्राम है बता रहा है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्टिव नेचुरल हो सकता है, चाहे वैक्सीनेशन के थ्रू हो सकता है। पैसिव जैसे मैंने बताया वो मैटरनल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। मैटरनल जैसे मैंने दिखा रहा हूँ फिगर में भी कि मदर से बच्चे को कैसे वो मिल जाती है। आर्टिफिशियल मैंने इंजेक्शन दिखाया हुआ है कि वो हम इंजेक्शन लगाते हैं उस पेशेंट को सो डैट वो इमीडिएटली उस डिजीज़ से ओवरकम हो सके। सो अभी हमने जो दो टाइप पढ़ी हैं एक्टिव और पैसिव, ये आप अच्छे तरीके से एक बार ध्यान से फिर से सुन लेना। अब इसके बाद जो कंपोनेंट आता है दैट इज़ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अब क्या होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम सेलुलर मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एज द नेम इंडिकेट ये वो वाला इम्यून सिस्टम का कंपोनेंट है जिसमें सेल डायरेक्टली पैरासाइट के पास नहीं जाते उसे किल करने के लिए, रादर सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जाती है उस कंसर्न पैरासाइट के पास, बी इट एज ए वायरस और ए पॉइजनस फ्लूइड और बैक्टीरिया। सो क्या होता है कि हेल्पर टी सेल जब कांटेक्ट में आता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाता है। वो जो एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल है वो बी सेल के पास आता है और बी सेल को वो एक्टिवेट करवा देता है। जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो बी सेल एक्टिवेट होकर क्या करता है, डिवाइड होता है इनटू टू कंपोनेंट। पहला प्लाज्मा सेल एंड सेकंड इज मेमोरी सेल। मेमोरी सेल एज अ नेम इंडिकेट इट कीप ऑन रिटेनिंग द मेमोरी फॉर फर्दर इन्फेक्शन। अगर सेम पैरासाइट ने फिर से अटैक किया तो वो मेमोरी को स्टोर करके रखता है कि मैंने कितनी जल्दी उसे डील करना है। नो द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल क्या करता है, प्लाज्मा सेल बिल्कुल उस वायरस के या बैक्टीरिया के या पॉइजनस फ्लूइड के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज़ बनाता है। और ये जो एंटीबॉडी होती हैं ये प्लाज्मा सेल से जब बन के क्या करती हैं कि टूवर्ड इन्फेक्शन की साइड मूव कर जाती हैं और उस इन्फेक्टेड एरिया में जाके वो उस पैरासाइट को कंट्रोल करती हैं, चाहते उसे वो बाउंड कर देंगी ताकि वो सेल के अंदर ही ना घुसे। तो ये एक्शन में तब आती है जब अभी वायरस या बैक्टीरिया या पॉइजनस फ्लूइड अभी सेल के अंदर नहीं गया है। देन कम्स सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये पर्सन जो होता है उसके बीच में ट्रिलियन ऑफ लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं और ये जो ट्रिलियन ऑफ लिम्फोसाइट सेल होते हैं मेनली टू कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, एक टी सेल दूसरा बी सेल। टी सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो थाइमस में होती है। और बी सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी डिफरेंशिएशन बोन मैरो और बर्सा फैब्रिकस में होती है। अब ये टी सेल जो है चाहे वो बी की फॉर्म में है चाहे टी की फॉर्म में है, इसके दो मेन रोल होते हैं, एक इफेक्टर फंक्शन होता है और दूसरा रेगुलेटरी फंक्शन।
इफेक्टर फंक्शन में क्या होता है कि ये सेल को तोड़ देता है, साइटोलिसिस करता है। और रेगुलेटरी फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, जहाँ तो बी सेल टी सेल की डिवीज़न बड़ी ज़्यादा करवाएगा क्योंकि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ फिर अगर इन्फेक्शन ख़त्म हो चुकी है तो उनको सप्रेस करवाएगा कि अब ज़्यादा और सेल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। सो मेन दो फंक्शन मैंने बोल दिए, एक अटैकिंग फंक्शन है, दूसरा रेगुलेटरी फंक्शन है कि रेगुलेट करो, कोई हद से ज़्यादा भी इम्यून सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्स ना करे। नाउ कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है, जिसे हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ बी सेल एंड मेमोरी सेल। वेयर सेलुलर मेडिएटेड इम्यून सिस्टम जो है, जिसे हम टी सेल इम्यूनिटी बोलते हैं, ये इन्वॉल्वमेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ सेल। वो कौन कौन से सेल? मेमोरी सेल, हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक किलर सेल, नेचुरल किलर सेल एंड सप्रेसर सेल। नाउ वी विल टेक वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंक्शन ऑफ टी सेल। टी सेल में क्या है? हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करता है? जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर कर जाए और किसी सेल के ऊपर अटैक कर दे, तो वो सेल क्या करता है? उसकी थोड़ी सी फ्रेगमेंट को अपनी बाहर रिप्रेजेंट करता है, जिसे बोलते हैं एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल। और ये जब रिप्रेजेंट करता है तो हेल्पर टी सेल उसके कांटेक्ट में आता है, और जैसे उसके कांटेक्ट में आता है तो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और वो बी सेल और टी सेल को बोलता है कि डिफ्रेंशिएट हो जाओ सो एज टू टैकल सच टाइप ऑफ डिजीज। देन सेकेंड इज साइटोटॉक्सिक किलर सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल। ये सेल क्या करता है? जैसे मैंने भी बोला कि हेल्पर टी सेल जो है वो उसका मेन रोल है कि वो बी सेल और टी सेल की डिफ्रेंशिएशन करवाता है। तो साइटोटॉक्सिक किलर सेल क्या करेगा? ये सेल है, ये खुद जाएगा उस इन्फेक्टेड सेल के पास जिसमें वो वायरस घुस गया हुआ है, और उस सेल को डैमेज कर दे देगा, उस सेल को ही ख़त्म कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर सेल बचा रहा तो उसके अंदर बड़े सारे वायरस की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। सो साइटोटॉक्सिक किलर सेल का मेन काम है कि ये वायरस को तो डैमेज करेगा, लेकिन वो वाला सेल जो इन्फेक्ट हो चुका है उसे भी ये डिस्ट्रॉय कर देगा। जैसे कि मैंने बोल्ड में लिखाया हुआ, दस दे डिस्ट्रॉय बॉडी सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस एंड अटैक एंड किल बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट एंड इवन कैंसर सेल्स। तो ये है जो मेन रोल प्ले करता है साइटोटॉक्सिक किलर सेल। अब नंबर 3 पे आता है, डेट इज़ मेमोरी सेल। मेमोरी सेल के बारे में मैंने पहले भी बोल दिया हुआ है कि ये वो वाला सेल है जो मेमोराइज करके रखता है कि कौन सी टाइप की इन्फेक्शन में मुझे किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से बी सेल और टी सेल की आर्मी क्रिएट करनी है। तो ये जो मेमोरी सेल होता है ये बेसिकली मेमोराइज करके रखता है फॉर फ्यूचर एस्पेक्ट। तो कहीं जैसे कि हमें आपको पता होगा कि किसी को चिकन पॉक्स अगर एक बार हो जाए तो सेकंड टाइम पे नहीं होता, जब मीज़ल हो जाए तो सेकंड टाइम पे नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर वो वाले मेमोरी सेल होते हैं जो उस चीज़ को रिटेन कर लेते हैं। जैसे ही अगर वही चिकन पॉक्स या मीज़ल अटैक करता है सेकंड टाइम, तो ये बॉडी को पता नहीं लगने देते हैं और उसे पहले ही ख़त्म करके जो है वो अपना काम पूरा कर देते हैं। नो मेमोरी टी सेल के बाद जो अगला स्टेप आता है सप्रेसर सेल, जिसे रेगुलेटरी टी सेल भी बोलते हैं। एज द नेम इंडिकेट, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। अब क्यों सप्रेस करता है ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आए तो हमारी बॉडी उसके लिए अपनी आर्मी तैयार करना शुरू कर देती है। सो बॉडी के सेल कीप ऑन डिवाइडिंग। तो जब वो वायरस या बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है बॉडी के अंदर, तो देयर इज़ समथिंग रिक्वायर जो बोले बॉडी को कि बस और ज़्यादा डिवीज़न नहीं करो, हमारा काम ख़त्म हो चुका है। तो डेट इज़ सप्रेसर सेल। तो सप्रेसर सेल हेल्पर टी सेल के अगेंस्ट काम करता है। हेल्पर टी सेल क्या करता है? बी सेल और टी सेल की डिफ्रेंशिएशन करवाता है, लेकिन सप्रेसर सेल उनकी डिफ्रेंशिएशन को बंद करवाता है कि बस तुम्हारा रोल हो चुका है, अब तुमने आगे कोई और रोल प्ले नहीं करना है। सो जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, दी सेल आर कैपेबल ऑफ सप्रेसिंग द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक एंड हेल्पर टी सेल। दे आल्सो इनहिबिट द इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग द बॉडी ओन सेल। It is believed that suppressor cell regulate the activity of the other cell. For this reason, the suppressor cell are classified as regulatory T cell. Now, natural killer cell. अब नेचुरल किलर सेल क्या करता है? नेचुरल किलर सेल क्या करता है कि कई बार क्या होता है कि किसी बॉडी के सेल के अंदर वायरस घुस जाता है, लेकिन वो वायरस की फ्रेगमेंट को बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। सो अब क्या करेगा कि वायरस इतना तेज होता है कि उसकी जो जिस सेल में वो घुसा हुआ है उसकी रिसेप्टर साइट को ही डैमेज कर देता है।
अगर रिसेप्टर साइट को डैमेज कर देगा तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं रहेगा, क्योंकि वो एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। इस केस में साइटोटॉक्सिक किलर सेल जो है वो उसे नहीं मार पाएगा, क्योंकि साइटोटॉक्सिक किलर सेल इन्फेक्टेड सेल को तभी मार सकता है जब वो उसे रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, नेचुरल किलर सेल काम करता है। नेचुरल किलर सेल बॉडी में घूमता है और देखता है कि कौन सा हमारी बॉडी को बिलोंगिंग सेल है और कौन सा नहीं है, और कौन सा ऐसा सेल है जिसके ऊपर रिसेप्टर साइट नहीं है। तो जैसे ही वो देखता है कि ये एक ऐसा सेल है जिसमें रिसेप्टर साइट नहीं दिख रही है, तो वो उस सेल को ही ख़त्म कर देगा। सो वायरस दोनों ही जगह जो है वो नीड ऑन हो जाता है। अगर उसने अपनी फ्रेगमेंट को रिफ्लेक्ट करवा दिया तो भी मारा गया, और अगर रिफ्लेक्ट नहीं करवाया तो भी मारा गया। सो स्टूडेंट, विद दिस हमारा जो अहम टॉपिक दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और उसके दो आगे कंपोनेंट, सेलुलर मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये हमने इस वीडियो में पढ़े। होपफुली आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हो, और अगर कुछ भी आपको कोई क्यूरी है तो आप मुझे पर्सनली वीडियो के लिंक में पूछ सकते हैं।